वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य को हम लोग पढ़ रहे थे। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उसका सबसे महान वंश, जिसे तुलुक वंश कहा जाता है, तो उसे हम लोग पढ़ रहे थे। और तुलुक वंश के अंतर्गत में उस तुलुक वंश का सबसे महानतम शासक, जिसका नाम था राजा कृष्णदेव राय, तो उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। तो उसी को हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद इस तुलुक वंश को हम लोग समाप्त करेंगे और पहुंचेंगे अंतिम वंश इस विजयनगर साम्राज्य का, जिसका नाम था आराविडु वंश। तो चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं। कृष्णदेव राय को गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव गजपति से 4 बार युद्ध और चारों बार गजपति शासक की पराजय, और इससे निराश होकर गजपति शासक प्रताप रुद्र देव के द्वारा अपनी पुत्री जगन्न मोहिनी का विवाह कृष्णदेव राय से, और उसके बाद संधि। यह युद्ध कब होता है? तो 1513 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी के बीच। और बार बार इसी पराजय से निराश होकर इस गजपति शासक प्रताप रुद्र देव ने अंत में राजा कृष्णदेव राय से संधि कर ली, और संधि के तहत अपनी पुत्री जगन्न मोहिनी का विवाह किसके साथ कर दिया? तो राजा कृष्णदेव राय से। याद रखिए 1518 ईस्वी में विवाह जो हुआ था वह 1518 ईस्वी को हुआ था। बीदर, जो कि एक बहमनी नगर था, वहां के सुल्तान महमूद शाह की अदोनी के पास पराजय। यह युद्ध 1509 से 1510 ईस्वी के बीच हुआ था। हमने बताया था कि राजा कृष्णदेव राय ने बीदर के सुल्तान महमूद शाह को पराजित किया था, लेकिन कहां पर पराजित किया था? तो अदोनी के पास 1509 ईस्वी से लेकर 1510 ईस्वी के बीच। गोलकुंडा, यह भी एक बहमनी नगर है, के सुल्तान कुली कुतुब शाह को अपने भाई तिम भूपाल को भेजकर विजय। तो गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करने के लिए इस कृष्णदेव राय ने क्या किया? तो अपने भाई, जिसका नाम था तिम भूपाल, तो उसे भेजा, और तिम भूपाल ने उसे पराजित किया। किसे? तो बीदर गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह को। तो गोलकुंडा, जो कि बहमनी नगर था, वहां के सुल्तान कुली कुतुब शाह को राजा कृष्णदेव राय ने तिम भूपाल को भेजा पराजित करने के लिए, और तिम भूपाल ने उसे पराजित कर दिया। अंतिम अभियान 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह पर विजय प्राप्त कर गुलबर्गा के किले पर कब्जा। तो इसका जो अंतिम अभियान था वह 1520 ईस्वी में किस पर था? तो बीजापुर। 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को पराजित कर गुलबर्गा के किले पर कब्जा कर लिया। यही इसका अंतिम अभियान था। किसका? तो राजा कृष्णदेव राय का। 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह पर विजय प्राप्त कर गुलबर्गा के किले पर कब्जा कर लेता है। कौन? तो राजा कृष्णदेव राय। और यही इसका अंतिम अभियान था 1520 ईस्वी। अरब एवं फारस से होने वाले घोड़े के व्यापार, जिस पर पुर्तगालियों का पूरा अधिकार था, और इस व्यापार को बिना रुकावट के चलाने हेतु पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क से मित्रता किया। पुर्तगालियों की विजयनगर के साथ संधि के अनुसार वे केवल विजयनगर को ही घोड़े बेचने के लिए बाध्य थे। तो अरब एवं फारस से होने वाले घोड़े के व्यापार पर किसका पूरा अधिकार था? तो पुर्तगालियों का पूरा अधिकार था। और इसके तहत
विजयनगर साम्राज्य और पुर्तगालियों के बीच एक संधि होती है, क्योंकि पुर्तगालियों का पूरा अधिकार था और विजयनगर और पुर्तगालियों के बीच घोड़े के खरीद के बीच एक संधि होती है, क्योंकि विजयनगर चाहता था कि पुर्तगाली केवल विजयनगर को ही घोड़ा बेचे। तो बिना रुकावट के घोड़े खरीदने हेतु विजयनगर और पुर्तगालियों के बीच संधि होता है। किसके नेतृत्व में? तो राजा कृष्णदेवराय के नेतृत्व में। और इस संधि के अनुसार क्या कहा जाता है कि विजयनगर को ही आप केवल घोड़ा बेचें और किसी साम्राज्य को घोड़ा न बेचें। तो यही संधि होती है पुर्तगालियों और राजा कृष्ण देवराय के बीच। तो अरब एवं फारस से होने वाले घोड़े के व्यापार जिस पर पुर्तगालियों का पूरा अधिकार था, और इस व्यापार को बिना रुकावट के चलाने के लिए कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क से एक संधि किया। उस समय गवर्नर कौन था पुर्तगाल का? तो अल्बुकर्क। और उससे यह संधि किया, और संधि में क्या शर्त था कि आप बिना रुकावट के केवल घोड़े हमें ही बेचेंगे और किसी को नहीं बेचेंगे। और पुर्तगाली राजा कृष्णदेवराय या फिर विजयनगर को ही घोड़े बेचने के लिए बाध्य थे, क्योंकि उनके साथ एक संधि हो चुकी थी। कृष्णदेवराय के समय विजयनगर सैनिक दृष्टि से दक्षिण का बहुत ही शक्तिशाली राज्य, दक्षिणी शक्तियों के द्वारा पुराने शत्रुओं को उभारने में तो जल्दबाजी हुई, पर पुर्तगालियों से उभर रहे खतरे पर ध्यान नहीं। कृष्णदेवराय के समय विजयनगर साम्राज्य सैनिक की दृष्टि से दक्षिण का बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया था। दक्षिणी शक्तियों के द्वारा पुराने शक्तियों को उभारने में जल्दबाजी तो की गई, लेकिन पुर्तगालियों से उभर रहे खतरे पर इस विजयनगर का ध्यान नहीं गया। तो विजयनगर का पूरा ध्यान दक्षिण के समक्ष जितने सारे राज्य थे उनको कंट्रोल करने में था, लेकिन पुर्तगालियों के ऊपर उनका ध्यान काफी कम था। इसी कारण सैनिक दृष्टि से वह बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। तो पुर्तगाली भी इसी कारण से उन पर अटैक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस समय विजयनगर सैनिक दृष्टि से खास करके राजा कृष्णदेवराय के समय काफी मजबूत शक्ति हो चुकी थी। हालांकि जो नेवी शक्ति थी, नौसेना, वह इनके पास काफी कमजोर थी। उस समय चोलों के पास नौसैनिक शक्ति काफी मजबूत थी। तो कृष्णदेवराय के समय विजयनगर सैनिक दृष्टि से दक्षिण का बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। दक्षिणी शक्तियों के द्वारा पुराने शक्तियों को उभारने में तो इस विजयनगर ने जल्दबाजी दिखाई, लेकिन पुर्तगालियों से उभर रहे खतरे पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। नौसेना के गठन में चोल राजाओं और विजयनगर के प्रारंभिक राजाओं का पूरा ध्यान कृष्णदेवराय का नहीं। तो जितने सारे विजयनगर के प्रारंभिक राजा थे और जो चोल राजा थे, तो उनका ध्यान नौसेना शक्ति को बढ़ाने को लेकर था, लेकिन जो राजा कृष्णदेवराय था उसने नौसेना शक्ति को बढ़ाने पर अपना ध्यान नहीं दिया। तो नौसेना के गठन में चोल राजाओं और विजयनगर के प्रारंभिक राजाओं का पूरा ध्यान था, लेकिन कृष्णदेवराय का ध्यान इस ओर नहीं था। वैष्णव धर्म का अनुयायी पर अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु। तो यह जो राजा कृष्णदेवराय था वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, याद रखेंगे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उसकी जो सहानुभूति थी, जो उसका व्यवहार था, वह उसी तरह था। तो अन्य धर्मों के प्रति भी वह सहिष्णु था और उपासक था वैष्णव धर्म का, अर्थात अलवार का अनुयायी था। नागरिकों को शिक्षा एवं विभिन्न राजकीय सेवाओं में प्रचुर अवसर। तो राजा कृष्णदेवराय के दरबार में जो नागरिक थे उन्हें शिक्षा एवं अन्य राजकीय सेवाओं में
बराबर अवसर का प्रभुत्व मिलता था, बराबर अवसर मिलता था। अर्थात किसी भी नागरिकों में शिक्षा और रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाता था राजा कृष्ण देव राय के दरबार में। पश्चिमी तट पर कालीकट से गुजरात तक के राजा से कर की प्राप्ति। तो समुद्र के पश्चिमी तट पर यह जो राजा कृष्ण देव राय था वह कालीकट से गुजरात तक टैक्स लेता था। अर्थात पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर काली तट तक के इलाकों से राजा कृष्ण देव राय क्या करता था कि टैक्स लेता था। गुलबर्गा के अमीर बरीद एवं बेगम बुबू खानम फारस के सुल्तान कमाल खां के द्वारा बंदी बना लिए गए, पर राजा कृष्णदेव राय के द्वारा इन्हें छुड़ाकर मोहम्मद शाह की बीजापुर के सुल्तान के रूप में नियुक्ति की गई और उसके बाद यवन राज्य स्थापनाचार्य की इसे उपाधि प्राप्त हुई। तो हमने बताया था कि जब मोहम्मद शाह को यह गद्दी पर बैठाता है, पराजित करने के बाद उसे राज्य वापस दे देता है, तो उसे एक उपाधि मिलती है यवन राज्य स्थापनाचार्य की। तो याद रखेंगे कि घटना होती है क्या कि गुलबर्गा का एक अमीर था, तो उसे बरीद एवं बेगम बुबू खानम फारस के सुल्तान कमाल खां के द्वारा बंदी बना लिया गया, पर राजा कृष्णदेव राय ने उसे छुड़ाकर मोहम्मद शाह को बीजापुर का सुल्तान बना दिया और उसके बाद इसे यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। याद रखेंगे कि गुलबर्गा के अमीर बरीद एवं बेगम बुबू खानम फारस के सुल्तान कमाल खां के द्वारा बंदी बना लिए गए और राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें छुड़ा लिया और उसके जो मोहम्मद शाह को बीजापुर का सुल्तान बना दिया और इसी कारण इसे यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। दीवानी नामक स्थान पर मलिक अहमद बाहरी, नूरी खान ख्वाजाए जहां, यूसुफ आदिल शाह, कुतुब उल मुल्क, तमादुल मुल्क, दस्तूरी ममालिक और मिर्जा लुत्फुल्लाह का एक साथ हमला। इस युद्ध में सुल्तान महमूद शाह घायल, यूसुफ आदिल शाह की हत्या और यह जिहाद असफल हो गया। तो दीवानी नामक स्थान पर कई सुल्तानों ने मिलकर इस राजा कृष्णदेव राय के ऊपर जिहाद किया। जिहाद का मतलब हमने बताया था कि हिंदुओं को हटाओ। एक साथ हिंदुओं पर जो विरोध होता है उसे जिहाद कहा जाता है। अर्थात कि केवल मुसलमानों का शासन हो, मुसलमानों को छोड़कर अन्य लोगों को क्या कहा गया तो जिहाद कहा गया। तो बाबर ने इसकी शुरुआत की थी, सबसे पहला नारा दिया था। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम ने भी जिहाद का नारा दिया था। तो दीवानी नामक स्थान पर कई सुल्तान जैसे मलिक मोहम्मद बाहरी, नूरी खान ख्वाजाए जहां, यूसुफ आदिल शाह, कुतुब उल मुल्क, तमादुल मुल्क, दस्तूरी ममालिक और मिर्जा लुत्फुल्लाह ने एक साथ हमला किया और इस युद्ध में सुल्तान महमूद शाह घायल हो गया, यूसुफ आदिल शाह की हत्या हो गई और यह जिहाद असफल हो गया सुल्तानों के द्वारा। पांडुरंग महात्म्यन की रचना तेनालीरामन रामकृष्णन के द्वारा। तो यह किस्सा प्रसिद्ध है तेनालीरामन का। तो इसके बारे में कई टीवी सीरियल भी है, तेनालीरामन रामकृष्णन। तो इसका 8वां जो था हमने बताया था कि अज्ञात है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका जो अष्टदिग्गज का 8वां कवि था राजा कृष्णदेव राय का, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चतुर कवि तेनालीरामन रामकृष्णन, जिसके बारे में सीरियल में कई बार देखा भी जाता है। तो तेनालीरामन रामकृष्णन ने जिसे आत्माराम पांडुरंग आत्मय, तो ये किताब था हमने बताया था जिसे 5 वेदों में से एक कहा जाता था। उस किताब का नाम था पांडुरंग महात्म्यन। तो
तो पांडुरंग महात्म्यम जो कि 5 वेदों में से एक था, तो उसकी रचना इसी तेनालीरामन रामकृष्णन ने की थी, जो कि अष्टदिग्गज में से एक कवि था, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि था। कृष्णदेव राय का बीजापुर के हमले से गोवा के बचाने के आश्वासन के बदले अरबी घोड़े को एक छत्र खरीदने की बात पुर्तगालियों से, तो हमने बताया था कि जो संधि हुआ था कि आप घोड़ा केवल हमें ही बेचेंगे और पुर्तगाली केवल विजयनगर को ही घोड़ा बेचने के लिए बाध्य थे, तो यह एक और कारण से भी हुआ था। इस संधि में एक और बात हुई थी कि बीजापुर के हमले से गोवा को बचाने के आश्वासन के बदले कि जो राजा कृष्णदेव राय थे उन्होंने कहा कि आपको आपके गोवा के इलाकों को जब भी बीजापुर का हमला होगा तो उस हमले से हम लोग बचाएंगे, और यही संधि में शर्त थी। और इसी संधि के शर्त के तहत जो पुर्तगाली थे वे विजयनगर को घोड़ा बेचने के लिए, केवल विजयनगर को ही घोड़ा बेचने के लिए बाध्य थे। तो कृष्णदेव राय का बीजापुर के हमले से गोवा को बचाने के आश्वासन के बदले घोड़े को एक छत्र खरीदने की बात किससे हुई? तो पुर्तगालियों से, कि केवल घोड़ा हम ही खरीदेंगे। और इसका कारण क्या है कि आप पर जब भी बीजापुर का हमला होता है तो आपके बीजापुर पर हमले से कौन बचाएंगे? तो हम बचाएंगे, गोवा की सुरक्षा हम करेंगे। ऐसी संधि में राजा कृष्णदेव राय ने कहा था, और इसी कारण केवल एक छत्र राज हो गया था घोड़ा खरीदने के ऊपर। किसका? तो विजयनगर साम्राज्य का। पुर्तगालियों के समुद्र के तट के किनारे विजयनगर के छोटे छोटे जागीरदारों को राजनीतिक लाभ तथा आर्थिक लाभ देकर धीरे धीरे अपनी शक्ति वृद्धि पर संधि कर अंकुश। तो पुर्तगालियों ने छोटे छोटे राज्य पर क्या किया? राजनीतिक और आर्थिक लाभ दिया और धीरे धीरे अपनी शक्ति को वृद्धि कर ली। तो उनकी शक्ति पर इस विजयनगर के सम्राट जिसका नाम था कृष्णदेव राय ने उन पर अंकुश लगाया। तो जो पुर्तगाली थे वे क्या करते थे कि समुद्र के तट के किनारे जो छोटे छोटे जागीरदार थे, छोटे छोटे राज्य थे, तो उनको राजनीतिक और आर्थिक लाभ देकर अपनी ओर मिलाने लगा और अपनी शक्ति को धीरे धीरे वृद्धि करने लगा। तो इसी को इस विजयनगर के सम्राट राजा कृष्णदेव राय ने अंकुश लगाया। इसी पुर्तगालियों की जो वृद्धि थी, शक्ति की वृद्धि, उस पर इसने अंकुश लगाया। तो पुर्तगालियों के समुद्र के तट के किनारे विजयनगर के छोटे छोटे जागीरदारों को राजनीतिक लाभ तथा आर्थिक लाभ देकर धीरे धीरे अपनी शक्ति की वृद्धि पर संधि करके इसने क्या किया? तो अंकुश लगा दिया। केंद्रीकृत प्रशासन को बनाने के लिए तुंगभद्रा नदी के दोआब के पास नायकों की नियुक्ति और सभी को अपने प्रशासन के अधीन किया। डोमिनिगो पायस के द्वारा नायकार व्यवस्था का उल्लेख, तो यह पूछा जाता है कि नायकार व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? तो राजा कृष्णदेव राय ने, कि केंद्रीकृत प्रशासन को बनाने के लिए तुंगभद्रा नदी के दोआब के क्षेत्र में इस राजा कृष्णदेव राय ने नायकों की नियुक्ति की, अर्थात वहां पे छोटे छोटे प्रशासकों की नियुक्ति की और सबको इकट्ठा करके एक केंद्रीकृत शासन का इसने स्थापना किया। और इस व्यवस्था का उल्लेख किसने किया? तो विदेशी पुर्तगाली यात्री, हमने बताया था पुर्तगाल से 2 यात्री आए थे, एक का नाम था डोमिनिगो पायस और दूसरे का नाम था बारबोसा। तो डोमिनिगो पायस ने इसी नायकार व्यवस्था का उल्लेख किया है। किसके समय का? तो राजा कृष्णदेव राय के समय का, याद रखेंगे। तो यह तो था राजा कृष्णदेव राय, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम था अच्युत देव राय या अच्युत राय। तो अगला शासक बनता है तुलुक वंश का अच्युत देव राय या अच्युत राय। तो अच्युत देव राय या अच्युत राय अगला शासक बनता है तुलुक वंश का।
कृष्णदेव राय का चचेरा भाई और 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अगला उत्तराधिकारी, तो 1529 ईस्वी में हमने बताया था कि राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद इसका कोई वंशज नहीं होता है, कृष्णदेव राय का कोई पुत्र नहीं होता है। तो इसी कारण इसका चचेरा भाई, छोटा भाई, जिसका नाम था अच्युत देव राय, वह तुलुक वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है। बलहीन, अयोग्य, अत्याचारी एवं शौर्यहीन, तो यह जो अच्युत देव राय था बलहीन था, अयोग्य था, अत्याचारी था और शौर्यहीन था, अर्थात यह अत्याचारी था, अयोग्य था और कमजोर शासक था और इसके पास कोई शौर्य नहीं था। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के द्वारा पराजय एवं इस्माइल आदिल शाह की मुदगल एवं रायचूर के दुर्ग पर कब्जा। तो बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह ने इसे पराजित किया और इस्माइल आदिल शाह ने मुदगल और रायचूर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। याद रखेंगे कि बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के द्वारा यह अच्युत देव राय पराजित हुआ और इस्माइल आदिल शाह ने मुदगल और रायचूर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। 2 बार राज्याभिषेक, एक बार तिरुपति में तथा दूसरी बार कालहस्ती में। तो याद रखेंगे विजयनगर का यही एक ऐसा सम्राट था जिसका नाम था अच्युत देव राय, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहली बार कहां पे हुआ? तो तिरुपति में और दूसरी बार कालहस्ती में। तो याद रखेंगे कि 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला विजयनगर का सम्राट था अच्युत देव राय। पहली बार राज्याभिषेक तिरुपति में हुआ और दूसरी बार कालहस्ती में। याद रखेंगे। इसी के शासन काल में इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली यात्री नूनीज की भारत यात्रा तथा अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्नांस नूनीज में विजयनगर की प्रारंभिक इतिहास का वर्णन। तो इसी अच्युत देव राय के शासन काल में एक पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया था लगभग 1535 ईस्वी में और इसने एक पुस्तक लिखी थी क्रॉनिकल ऑफ फर्नांस नूनीज, जिसमें विजयनगर के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन है। जब हम लोग विजयनगर की शुरुआत कर रहे थे तो हमने प्रारंभिक स्रोतों के बारे में बताया था, तो इस पुस्तक का जिक्र किया था। तो इसी अच्युत देव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत के विजयनगर की यात्रा किया 1535 ईस्वी में और अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्नांस नूनीज में विजयनगर के प्रारंभिक इतिहास की वर्णन की। विवाह पांड्य राजकुमारी वरदाम्बिका से। तो अच्युत देव राय की जो विवाह हुई थी पांड्य नरेश की पुत्री वरदाम्बिका से हुई थी। वरदाम्बिका, याद रखेंगे कि पांड्य राजकुमारी वरदाम्बिका से इस अच्युत देव राय की शादी हुई थी। इसके दरबारी कवि का नाम था राजनाथ डिमडिम, जिनके द्वारा अच्युत रामयुदय नामक पुस्तक की रचना। तो इस अच्युत देव राय के दरबारी कवि का नाम था राजनाथ डिमडिम, जिसने एक पुस्तक अच्युत रामयुदय की रचना की थी। काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दरबारी कवि थे राजनाथ डिमडिम, जिन्होंने अच्युत रामयुदय नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी यात्री नूनीज के अनुसार विजयनगर राज्य की महिलाएं लेखिका एवं भविष्यवक्ता एवं कुश्ती में उनकी हिस्सेदारी। तो नूनीज जब भारत आया था विजयनगर साम्राज्य में 1535 ईस्वी में, तो उसने क्या कहा विजयनगर साम्राज्य के लिए क्या लिखा इस पुस्तक में कि उस समय यह एक पुर्तगाली व्यापारी यात्री था, घोड़े का व्यापारी यात्री था। तो उसने क्या कहा कि विजयनगर की महिलाएं, उसने अपनी पुस्तक इस फर्नांस नूनीज में, क्रॉनिकल ऑफ फर्नांस नूनीज में लिखा है
कि उस समय विजयनगर की महिलाएं लेखिका होती थी और भविष्य वक्ता होती थी, और वे क्या करती थी कि कुश्ती में भागीदारी हासिल करती थी, कुश्ती में हिस्सा लेती थी, कुश्ती में भाग लेती थी। तो इसके शासनकाल में पुर्तगाली व्यापारी यात्री नुनीज के अनुसार विजयनगर राज्य की महिलाएं लेखिका एवं क्या थी, तो भविष्य वक्ता होती थी और कुश्ती में वे भाग लेती थी। याद रखेंगे, इसके शासनकाल में पुर्तगालियों के द्वारा तूतीकोरिन के मोती क्षेत्र पर कब्जा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तूतीकोरिन जो था, तूतीकोरिन उस समय प्रसिद्ध मोतियों का क्षेत्र था, मोती वहां से प्राप्त होते थे। तो इस अच्युत देव राय को पराजित करके पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कृष्णदेव राय के दामाद राम राय के शासन में सहभागी बनाया। तो याद रखेंगे, इस अच्युत देव राय ने अपने शासन का सहभागी किसे बनाया, अर्थात अपने शासन में एक पद दे दिया, अर्थात अपना एक मित्र बना दिया और उसी से वह शासन चलाता था, जिसका नाम था राम राय। 70 वर्ष का इसका उम्र था, 70 वर्ष। तो 70 वर्ष के उम्र में राम राय को, इस कृष्णदेव राय के जो कृष्णदेव राय का दामाद था राम राय, जिसका उम्र लगभग 70 वर्ष था, तो अच्युत देव राय ने शासन में उसे अपना सहभागी बनाया, अर्थात शासन में उसे अपने साथ रखा। पूरा शासन का जो बागडोर था लगभग उसी के हाथों में दे दिया था। किसे? राम राय को। तो कृष्णदेव राय का दामाद था कौन? राम राय, जिसका उम्र उस समय 70 वर्ष था। तो इस अच्युत देव राय ने शासन में उसे अपना सहभागी बनाया। तो यह तो था अच्युत देव राय। 1542 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1542 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला शासक बनता है सदाशिव राय, जो कि सदाशिव राय था अंतिम शासक। हालांकि एक और शासक बनता है जिसका नाम था, शायद समाप्त हो जाता है सदाशिव राय के बाद। तो तुलुक वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय। वास्तविक शासन राम राय के हाथों में, जिसके द्वारा अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती। तो इसका जो वास्तविक शासन करता था सदाशिव राय के शासन में, वह किसके हाथ में था? तो राम राय के हाथ में था, जो कृष्णदेव राय का दामाद था। क्योंकि इस अच्युत देव राय ने क्या किया था कि अपने शासन में सहभागी बना दिया था राम राय को, जिसका उम्र था 70 वर्ष, और वह कृष्णदेव राय का दामाद था। तो सदाशिव राय के शासन काल में भी यह राम राय के हाथों में वास्तविक सत्ता थी, याद रखेंगे। और राम राय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की। अच्युत देव राय का भतीजा एवं 1542 ईस्वी में तुलुक वंश का अगला एवं अंतिम शासक, तो यह जो सदाशिव राय था अच्युत देव राय का भतीजा था, क्योंकि अच्युत देव राय का भी अपना कोई पुत्र नहीं था। तो अच्युत देव राय का भतीजा था सदाशिव राय। और जब 1542 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है अच्युत देव राय की, तो यह सदाशिव राय अगला और अंतिम शासक बनता है तुलुक वंश का। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सदाशिव राय। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? हालांकि यह जो शासक था नाम मात्र का था, कठपुतली था राम राय का, लेकिन फिर भी इसको इतिहास में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, जिसे तलीकोटा या बर्निहट्टी या फिर राक्षसी टांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। राक्षसी टांगड़ी, तलीकोटा या हन्नी बट्टी का युद्ध हुआ इसी सदाशिव राय के शासनकाल में। तो सबसे पहले समझ लें कि यह युद्ध हुआ था क्या, क्यों हुआ था, और इस युद्ध में
कहां पे हुआ था, पूरा इस युद्ध के बारे में समझ लें तो देखिए 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तलीकोटा या राक्षसी टांगड़ी का युद्ध हुआ था। इसे बन्नीहट्टी का भी युद्ध कहा जाता है। तो फरिश्ता के अनुसार क्या कहा गया कि यह जो तलीकोटा का युद्ध हुआ था यह तलीकोटा के क्षेत्र में हुआ था, लेकिन जो वास्तव में युद्ध हुआ था वह राक्षसी और टांगड़ी अर्थात बन्नीहट्टी, तो राक्षसी और बन्नीहट्टी या फिर टांगड़ी इन दोनों के क्षेत्र के बीच हुआ था। इसी कारण इसे राक्षसी टांगड़ी या बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में एक तरफ सदाशिव राय था जिसके सेना का नेतृत्व राम राय कर रहा था, और दूसरी तरफ बहमनी नगर के 4 राज्य, एक थे अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा और चौथा बीदर, इनकी संयुक्त सेना युद्ध कर रही थी और इनके सेना का नेतृत्व बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह कर रहा था। और इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा, तो इन चारों सुल्तानों के द्वारा, और इन तोपों के द्वारा विजयनगर बुरी तरह से पराजित हो गया। इस युद्ध में बरार ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि बरार का गोलकुंडा के साथ शत्रुता था, तो इसी कारण उसने क्या किया, बरार ने तो वह हिस्सा नहीं लिया और बरार जो था वह कभी पराजित नहीं हुआ था गोलकुंडा से। और इस युद्ध में विजयनगर की बुरी तरह से पराजय होती है और इन चारों सुल्तानों ने मिलकर बुरी तरह से उस विजयनगर को क्या किया, तो लूट लिया। लगभग 70 करोड़ की लूट होती है और उसके बाद विजयनगर को कई राज्यों में बांट दिया। हालांकि जो कई सरदार थे बाद में इस विजयनगर को इकट्ठा किए, खास करके तिरुमल राय ने, और बाद में इसी विजयनगर साम्राज्य को इकट्ठा करके अराविडु वंश की स्थापना भी किया। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, अर्थात आंखों देखा हाल सेवेल ने किया। सेवेल ने इस युद्ध को आंख से देखा था। तो यही था यह युद्ध जिसे तलीकोटा या फिर राक्षसी टांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में राम राय की हत्या भी हो गई थी और एक और व्यक्ति की हत्या हुई थी जिसका नाम था वेंकटादी, वेंकट द्वितीय, उसकी भी हत्या हुई थी। तो चलिए इसे हम लोग देखें, राक्षस टांगड़ी का युद्ध या तलीकोटा का युद्ध। सदाशिव राय के समय तलीकोटा या राक्षसी टांगड़ी का युद्ध हुआ। तो यह पूछा जाता है कि किसके समय राक्षसी टांगड़ी का युद्ध हुआ, तो सदाशिव राय के समय, जो कि एक तुलु वंश का अंतिम शासक था। तलीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। एक तरफ विजयनगर के शासक सदाशिव राय और इसकी सेना का नेतृत्व करता राम राय, जबकि दूसरी तरफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेना का नेतृत्व करता कौन था, तो अली आदिल शाह था। तो अभी हमने बताया कि तलीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ और इसमें एक तरफ था विजयनगर का शासक जिसका नाम था सदाशिव राय और उसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो राम राय, जबकि दूसरी तरफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना थी जिसकी सेना का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तलीकोटा, जिसे बन्नीहट्टी का भी युद्ध कहा जाता है, के युद्ध में विजयनगर की बुरी तरह से पराजय होती है। तो तलीकोटा या बन्नीहट्टी या राक्षसी टांगड़ी के युद्ध में यह विजयनगर बुरी तरह से पराजित होता है। इस सदाशिव राय ने नाइयों को उनके व्यवसाय कर से मुक्ति दे दिया, अर्थात पहले बाल काटने वाले नाई पर टैक्स लगता था, उसके व्यवसाय पर टैक्स लगता था, लेकिन इस सदाशिव राय ने नाइयों को उनके व्यवसाय कर से क्या कर दिया, तो मुक्त कर दिया, अर्थात उन पर से जो बिजनेस टैक्स लगता था, व्यवसाय करने का टैक्स लगता था, व्यवसाय कर उसे इसने समाप्त कर दिया। तलीकोटा के युद्ध का क्षेत्र राक्षसी तथा टांगरी गांव के बीच पर फरिश्ता के अनुसार क्या था, इसका क्षेत्र तलीकोटा था। तो वास्तव में इसका जो वास्तविक क्षेत्र था इस तलीकोटा के युद्ध का क्षेत्र, तो वह राक्षसी और टांगड़ी
गांव के बीच। तो टांगड़ी अर्थात बन्नी हट्टी। तो राक्षसी और बन्नी हट्टी या फिर टांगड़ी के गांव के बीच का क्षेत्र होने के कारण इसे राक्षसी टांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो वास्तव में इसी दो गांव के बीच यह युद्ध हुआ था, लेकिन फरिश्ता ने क्या कहा कि यह युद्ध तलीकोटा में हुआ था। इसी कारण इसे तलीकोटा का युद्ध, बनी हट्टी का युद्ध या फिर राक्षसी टांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तलीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुए युद्ध में अहमदनगर के शासक निजाम हुसैन के द्वारा राम राय की हत्या कर चिल्लाया गया, अब मैंने तुमसे बदला ले लिया है, अल्लाह जो सजा देना चाहे दे दे। इस युद्ध में बरार शामिल नहीं हुआ क्योंकि गोलकुंडा से उसकी शत्रुता थी। तो देखिए, हमने बताया कि जो तलीकोटा का युद्ध था वह 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था और इस युद्ध में किसकी हत्या हो गई थी? तो राम राय की, हमने बताया था। और उसकी हत्या किसने की थी? तो अहमदनगर के शासक निजाम हुसैन ने, और उस समय इसकी उम्र 70 ही वर्ष थी। तो अहमदनगर के शासक निजाम हुसैन ने राम राय की हत्या की थी। याद रखेंगे यह 67 वर्ष में सहभागी बना था। 42 वर्ष में, तो लगभग 42 से 45 वर्ष में सहभागी बना था। लेकिन जब उसकी हत्या हुई थी तो उस राम राय की उम्र कितनी थी? तो 70 वर्ष थी। याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रखेंगे कि तलीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अहमदनगर के शासक निजाम हुसैन ने 70 वर्षीय राम राय की हत्या कर दी और उसके बाद चिल्लाया, क्या चिल्लाया? कि अब मैंने तुमसे बदला ले लिया है, अल्लाह अब हमें जो सजा देना चाहे दे सकता है। और इस युद्ध में बरार शामिल नहीं हुआ क्योंकि गोलकुंडा से उसकी शत्रुता थी। और याद रखेंगे, बरार जो था कभी भी विजयनगर से और गोलकुंडा और अन्य राज्यों से कभी पराजित नहीं हुआ था। इतना याद रखेंगे कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी को यह तलीकोटा का युद्ध हुआ और उस युद्ध में अहमदनगर के शासक निजाम हुसैन ने 70 वर्षीय राम राय की हत्या कर दी और उसके बाद उसने चिल्लाया, अब मैंने तुमसे बदला ले लिया है, अल्लाह मुझे जो सजा देना चाहे दे सकता है। अभी हमने बताया कि इस युद्ध में बरार पराजित नहीं हुआ क्योंकि गोलकुंडा से उसकी शत्रुता थी। तलीकोटा के युद्ध में राम राय का एक भाई वेंकटादि या वेंकट द्वितीय की भी हत्या और तीसरा भाई तिरुमल सदाशिव राय के साथ पेनकोंडा आकर शासन करने लगा। तो यहीं से एक नए राजवंश जिसका नाम था आराबीडू राजवंश, उसकी शुरुआत होती है। तो तलीकोटा के युद्ध में राम राय का एक भाई था वेंकटादि, इसे वेंकट द्वितीय भी कहा जाता है, तो उसकी भी हत्या हो जाती है। और एक और भाई था तिरुमल, तो तिरुमल ने क्या किया कि इस सदाशिव राय को लेकर पेनकुंडा आ गया, पेनकुंडा भाग गया और वहीं पर आकर यह शासन भी करने लगा। और 1570 ईस्वी में पेनकुंडा में ही इसकी सदाशिव राय की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और तिरुमल राय एक नए राजवंश की शुरुआत करता है जिसका नाम था आराबीडू राजवंश। याद रखेंगे। तो तलीकोटा के युद्ध में राम राय का एक भाई वेंकटादि, वेंकट द्वितीय की भी हत्या और तीसरा भाई तिरुमल राय के साथ पेनकुंडा आकर क्या करता है, तो सदाशिव राय के साथ शासन करने लगता है। तलीकोटा के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे सेवेल, ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक के रचयिता। तो हमने बताया था कि जब विजयनगर की शुरुआत की थी हमने, तो उसमें बताया था कि विजयनगर को
समझने का एक प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक ग्रंथ, जो किसके द्वारा लिखा गया? तो सेवेल के द्वारा। यह सेवेल वही था, एक विदेशी लेखक था, जिसने इस तलीकोटा के युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, अर्थात यह तलीकोटा के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। तो तलीकोटा के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो सेवेल था, अर्थात सेवेल ने इस तलीकोटा के युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। और इसी सेवेल ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर की रचना की थी। तलीकोटा के युद्ध के बाद विदेशी यात्री सीजर फ्रेडरिक की विजयनगर यात्रा, याद रखेंगे, तलीकोटा के युद्ध के बाद एक और विदेशी यात्री जिसका नाम था सीजर फ्रेडरिक, जो एक पुर्तगाली यात्री था। तो तलीकोटा के युद्ध के बाद एक और विदेशी पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था सीजर फ्रेडरिक, वह विजयनगर की यात्रा करता है। याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि सीजर फ्रेडरिक जो था वह एक पुर्तगाली यात्री था। तो तलीकोटा के युद्ध के बाद विदेशी यात्री सीजर फ्रेडरिक वह विजयनगर की यात्रा करता है। तलीकोटा के युद्ध का कारण बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के द्वारा रायचूर, मुदगल तथा अदोनी की मांग पर सदाशिव राय ने क्या किया कि इन्हें देने से इनकार कर दिया। इस युद्ध में 70 करोड़ रुपए की भारी लूट विजयनगर कई राज्यों में बट गया। तो देखिए, इस युद्ध का मुख्य कारण था तलीकोटा युद्ध का कि बीजापुर का जो सुल्तान था अली आदिल शाह, तो उसने इस सदाशिव राय से कुछ राज्यों की मांग की, जैसे कि 3 राज्यों की वास्तव में मांग की थी, रायचूर, मुदगल और अदोनी। तो बीजापुर के सुल्तान जिसका नाम था अली आदिल शाह, तो उसने सदाशिव राय से 3 राज्यों की मांग की, रायचूर, उसके बाद अदोनी और मुदगल। लेकिन सदाशिव राय ने इन तीनों राज्यों को देने से इनकार कर दिया और इसी कारण इस अली आदिल शाह ने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की सहयोग से एक संयुक्त सेना तैयार करता है और तलीकोटा पर इस विजयनगर में हमला कर देता है। और इस युद्ध में विजयनगर को काफी लूटा गया, लगभग 70 करोड़ रुपए की लूट हुई और विजयनगर को कई राज्यों में बांट दिया गया। कई राज्य उसे बांट बांट के अपने हिस्से में ले लिए। याद रखेंगे कि कितने रुपए की लूट हुई, तो लगभग 70 करोड़ रुपए की। भारतीय इतिहास का सबसे भयानक युद्धों में से एक, तो इस तलीकोटा के युद्ध को भारतीय इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में कई युद्ध हुए भयानक, उस युद्ध में इसे शामिल किया जाता है। तो भारतीय इतिहास का सबसे भयानक युद्धों में से एक था यह तलीकोटा या राक्षसी टांगड़ी या हनीबट्टी का युद्ध। इस सदाशिव राय की मृत्यु 1570 ईस्वी में पेनकोंडा में ही होती है। कहां पे? पेनुकोंडा में। और 1570 ईस्वी में वही पेनुकोंडा में इस तिरुमल राय ने एक नए राजवंश की स्थापना की इसकी मृत्यु के बाद, जिसका नाम था अराविडु राजवंश। तो यह तो था तुलुब राजवंश, इसकी होती है समाप्ति। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए राजवंश, और यह विजयनगर का चौथा राजवंश था जिसका नाम था अराविडु राजवंश। तो इस प्रकार यह विजयनगर का एक सबसे महानतम राजवंश जिसका नाम था तुलुब राजवंश, उसकी होती है समाप्ति। एक बात याद रखेंगे, जब इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसको जूम करके जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अगर कुछ जो पता नहीं चल रहा तो जूम करके उसे पढ़ लेंगे और मेरी बातों को सुन के उसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये छोटे हैं, लेकिन फिर भी उसे पूरा क्लियर है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे जूम करके और इसे
एक नोट्स बना लेंगे, क्योंकि यह बहुत है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है और इनसे प्रश्न आते हैं, काफी सारे प्रश्न आते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे इस विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजवंश, जिसका नाम था अराविडु राजवंश, और तिरुमल राय से इसकी शुरुआत करेंगे। तब तक